Chapter 2, Part 3, Structural Organization of Life। इस पार्ट में हम सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन सेल्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं, वो सेल डिवीजन होती है उनमें और फिर वो नंबर में बढ़ते हैं, यानी कि अपना नंबर सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट नोन एज कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो सबसे पहले डिवाइड होता है सेल डिवीजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन दो प्रोसेस के साथ होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि सेल डिवीजन दो तरीके से होती है, माइटोसिस के थ्रू भी हो सकती है और मियोसिस के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, और सेम गोज फॉर मियोसिस, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस होगी। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस से पहले कुछ फेजेस आते हैं क्रोमोसोम के, जिसके बाद कोई भी सेल डिवीजन होती है। सबसे पहले आता है G1 फेज, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इसमें क्रोमोसोम्स की ग्रोथ होती है। ये काफी लंबा फेज होता है, जैसे कि आप लोग इस सर्कल में देख सकते हैं, पिंक कलर वाला काफी लंबा फेज होता है। उसके बाद आता है एस फेज, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए बनता है। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज सबसे छोटा फेज होता है, और इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के लिए तैयारियां स्टार्ट होती हैं। जैसे हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं, तो हम तैयारियां करते हैं, घर की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उनकी दावत का इंतजाम करते हैं। इसी तरह G2 फेज में माइटोसिस या मियोसिस होने के स्टार्ट की प्रिपरेशन की जाती है। तो G1 फेज, फिर S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इस फेज में। उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट होती है या मियोसिस स्टार्ट होती है। माइटोसिस, अब हम पहले माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस होती क्या है। वॉल्टर फ्लेमिंग फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो वॉल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले माइटोसिस का प्रोसेस बताया। A process of division in which a parent cell divides into two daughter cells in such a way that number of chromosomes remains same as in parent cell is that 46 chromosomes is called mitosis। यानी कि एक वो तरीका डिवीजन का जिसमें जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, इस तरीके से कि जितने भी क्रोमोसोम्स एक पेरेंट सेल में हो, वही क्रोमोसोम्स उतने ही नंबर दो डॉटर सेल्स में भी आए। जैसे इंसानों के क्रोमोसोम नंबर हमें पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर इंसान के। तो जब इंसान का सेल माइटोसिस करता है और वो एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो जो दो डॉटर सेल्स होते हैं माइटोसिस के थ्रू जो बनते हैं, उनका भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 46 ही होता है। Karyokinesis in mitosis is divided into four main phases, which are प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि हर सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। जो माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है माइटोसिस में, तो वो फोर फेजेस से गुजर के फिर डिवाइड होता है। पहला फेज होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज। अब हम आगे एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफेज, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेस, यानी कि क्रोमेटिन नेटवर्क प्रोफेज से सबसे पहले ये स्टेप होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क गाढ़ा होने लग जाता है। अब गाढ़ा कैसे होता है, गाढ़ा होने से भी पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए हमें पता है डबल हेलिक्स शेप का होता है, लाइक दिस। मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। इनकी दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि आपस में कॉइल्ड होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, एक्सक्यूज टू माई ड्राइंग। इसके बाद जब रेप्लिकेशन होती है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाती हैं। जो पेरेंट डीएनए की स्ट्रैंड्स दोनों होती हैं, ये दोनों आपस से अलग अलग हो जाती हैं, लाइक दिस। जब रेप्लिकेशन होने लगती है, तो इस स्ट्रैंड के साथ ही इसकी रेप्लिका बनने लग जाती है,
ये देखिए यहाँ पर, यानी कि कॉपी बनने लग जाती है एग्जैक्टली इसी स्ट्रैंड की, लेकिन वो रेप्लिका होती है, यहाँ पर भी बन जाती है। इस तरह से क्या होता है कि एक डीएनए जो कि पेरेंट डीएनए होता है उससे दो डीएनए बन जाते हैं। becomes visible as thick coiled thread like known as chromosome, यानी कि क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये जो डीएनए होते हैं ये थिक हो जाते हैं, क्वाइल्ड जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, और वो धागे नुमा उनकी शेप हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स और ऑलरेडी डबल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऑलरेडी डबल होते हैं। अब डबल कैसे होते हैं कि जब दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में सेंटर से सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक सेंट्रोमियर और ये दूसरा सेंट्रोमियर, ठीक है। दो सेंट्रोमियर आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, दो सेंट्रोमियर आपस में बीच में सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच में ये जो ब्लू कलर का है ये सेंट्रोमियर है, और ये जो साइड्स में दो हैं ये क्रोमेटिड्स है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो इस तरह से क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल होता है, दो क्रोमेटिड्स से बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड वो डिसअपियर होने लग जाती है प्रोफेज में। सेंट्रोमियर डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेंट्रियोल्स, यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है और वो दो सेंट्रियोल्स बनाने लग जाता है। यानी कि यहाँ पर ये देखें, ये जो बीच में मैंने आपको अभी बताया कि दो क्रोमेटिड्स जब बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, वो जो सेंटर वाला सेंट्रोमियर होता है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, और वो सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रियोल्स बनाते हैं दो, ठीक है। यहाँ पर दो सेंट्रियोल्स आपको दिख रहे होंगे, और ये अपोजिट पोल्स पे जाके ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ईच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ सेल एंड फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। मेटाफेज, each chromosome arranges itself on metaphase plate or equatorial plate of spindle। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं रेप्लिकेशन हो गई, कंडेंस हो गए, थिक हो गए, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है स्पिंडल फाइबर जो बनती हैं सेंट्रियोल्स की मदद से। सेंट्रियोल्स कहाँ से बन रहे थे, सेंट्रोमियर्स से। तो सेंट्रोमियर जब दो सेंट्रियोल्स बना रहे थे और वो अपोजिट पोल्स पे जाके स्पिंडल फाइबर्स बना रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स के बीच में जो है क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बीच में इन लोगों ने खुद को अरेंज कर दिया हुआ है, और इस प्लेट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या तो फिर मेटाफेज प्लेट। Each chromosome is attached to separate spindle fiber by its centromere। जो सेंट्रोमियर होता है इनका क्रोमोसोम के बीच में, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में क्रोमोसोम्स को हेल्प करता है। एनाफेज, थर्ड ये है फेज। सेंट्रोमियर्स ऑफ अ क्रोमोसोम डिवाइड्स, यानी कि जो अगेन जो सेंट्रोमियर्स होते हैं एक क्रोमोसोम के बीच में, हमने ये पढ़ा कि क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स से बने हुए। अब जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो दोनों आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और वो दो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्रोमेटिड का, क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और उसी क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। Each chromatid begins to move towards the opposite poles, यानी कि हर जो क्रोमेटिड होता है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। टेलोफेज, ये लास्ट स्टेप है। क्रोमेटिड्स एट दिस स्टेज नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स, यानी कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं हमने पढ़ा था, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर की मदद से, ठीक है। इस पूरे को हम पहले कह रहे थे क्रोमोसोम, लेकिन कह रहे हैं कि टेलोफेज में आके ये जो एक क्रोमेटिड होता है, यहाँ पर देखें ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, इस एक क्रोमेटिड को टेलोफेज के दौरान पूरा एक क्रोमोसोम कहा जाता है और ये दूसरा क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। Each pole receives same number of chromosomes as were present in parent cell, यानी कि एक पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोसिस के थ्रू जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक डीएनए अपनी दो कॉपीज बनाता है, इसीलिए जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो सेम रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, यानी कि इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर ये
आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि कम्प्लीटली नहीं बनी लेकिन ये बनने वाली है। टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म, यहाँ पर देखें ये वन डॉटर न्यूक्लियर और ये टू डॉटर न्यूक्लियर, ये दोनों बन चुकी हैं कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है लाइट पिंक कलर का, ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए। Cytokinesis. Cytoplasm of the cell also divides into two by the process of cleavage. यानी कि cleavage होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। Nucleus of each daughter cell contains the same chromosome number as in parent cell. वही बात आ गई कि जितने भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं एक पेरेंट में, उतने ही दोनों डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं कंप्लीटली। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की क्या अहमियत है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट यानी कि वो बढ़ता कैसे है और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो वो माइटोसिस के थ्रू होती है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में तो नंबर सेम रहता है, तो इस तरह से बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके नंबर सेम रहते हैं और वो एक तरीके से प्रॉपरली ग्रोथ करवाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की। Almost all kinds of asexual reproduction and vegetative propagation take place by mitosis, यानी कि जितनी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जिसमें दूसरे पेरेंट की नीड नहीं होती, सिर्फ एक पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें हमें माइटोसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स, यानी कि एक जैसे हमें कोई भी वही नीचे भी पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों का सेम है, मतलब एक साथ में आपको बता देती हूँ। द हीलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन माइटोसिस, यानी कि एक जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है किसी भी जगह पे, तो वहां पर जो सेल्स वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं, दोबारा से हमारी वो स्किन हील हो जाती है, वही स्किन बन जाती है, तो वो पूरा प्रोसेस माइटोसिस के थ्रू होता है। और जो न्यू सोमैटिक सेल्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें वाउंड वगैरह लग जाता है और सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो जो न्यू सोमैटिक सेल्स बनते हैं अराउंड द वाउंड, तो वो भी माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। अब हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होती है। It is a process in which a parent cell divides into four daughter cells in a way that each daughter cell contains half number of chromosomes as in parent cell. यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो चार डॉटर सेल्स बनाता है, इस तरीके से कि जो हर डॉटर सेल होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। हमने पढ़ा था माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, लेकिन मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बन रही हैं। माइटोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं चारों चारों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। रिडक्शन फ्रॉम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉइड नंबर इज दैट 46 टू 23, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो डबल नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डबल, अच्छा यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है 46 क्रोमोसोम्स नंबर ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ह्यूमन सेल की मियोसिस होती है तो 46 क्रोमोसोम वाला जो सेल होता है वो चार डॉटर न्यूक्लिया बनाएगा और उन चारों डॉटर न्यूक्लिया में हर एक का क्रोमोसोम नंबर होगा 23, विच इज हाफ ऑफ 46। Meiosis consists of two phases, meiosis 1 and meiosis 2, यानी कि meiosis भी further divided है। meiosis 1 पहले होती है, उसके बाद meiosis 2 होती है। meiosis 2 यानी कि यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है meiosis 1, meiosis 2। जो meiosis 1 होती है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों स्टेप्स होते हैं और meiosis 2 में भी ये चारों स्टेप्स होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि meiosis 1 में प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है और टीलोफेज 1 होता है। इसी तरह से meiosis 2 में भी होता है। Meiosis 1 फर्स्ट meiotic डिवीजन और रिडक्शन फेज। Meiosis 1 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, इसको हम फर्स्ट meiotic डिवीजन भी कहते हैं और रिडक्शन फेज भी कहते हैं। प्रोफेज 1, meiosis 1 का फर्स्ट स्टेप प्रोफेज 1। Those chromosomes in the cell which are similar to each other in shape and size are called homologous chromosomes, यानी कि वो क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर जो कि आपस में एक तरह से के दिखते हों और उनका साइज भी एक जैसा हो,
उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दे अकर इन पेयर्स, यानी कि वो आपस में पेयर बना लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। In each homologous pair there are 4 chromatids since each number of the pairs has already doubled itself. यानी कि हर होमोलोगस पेयर में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और हर पेयर खुद को डबल कर चुका हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे ये दो हैं, ठीक है, ये आपस में होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, आप देख सकते हैं। एक ये क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, एक इसके नीचे वाला, तीसरा ये हो गया, एंड फोर्थ वन इज दिस वन। तो इस तरह से 4 क्रोमेटिड्स होते हैं एक होमोलोगस पेयर में। Homologous chromosomes join to exchange their parts at certain places, a process called crossing over। यानी कि जो homologous chromosomes होते हैं वो आपस में join हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक homologous chromosome, ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा homologous chromosome, ठीक है। जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और ये कुछ पार्ट्स खुद के चेंज कर लेते हैं। होता ऐसे है कि ये देखें, ये हो गया, इतना बनाते हैं हम इसको, इसका इसने ब्लू वाले का थोड़ा पार्ट ले लिया, देखें, लाइक दिस, ओके। और अब हम ब्लू वाला बनाते हैं क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम। ये देखें, यहाँ पर ये हो गई है हमारी क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इन्होंने आपस में अपने पार्ट्स चेंज कर दिए हैं एक होमोलोगस पेयर ने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, यानी कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है आपस में ये लोग चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ये हमने पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। वही हो गया माइटोसिस के प्रोसेस की तरह की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के अराउंड वो खत्म होने लग जाती है और स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं। कैसे बनते हैं कि क्रोमोसोम्स के बीच में दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं और सेंट्रोमेयर जो है वो दो सेंट्रियोल्स बनाते हैं, फिर सेंट्रियोल्स जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये हमने पहले माइटोसिस में डिस्कस कर लिया हुआ था। तो इस तरह से फिर स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाती हैं प्रोफेज 1 में। मेटाफेज 1, pairs of homologous chromosomes arrange themselves on metaphase plates and come to lie into parallel lines। यानी कि जो पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर ये देखिए क्लियरली नजर आ रहा है, ये होमोलोगस पेयर बना हुआ है एक पूरा, ये मेटाफेज प्लेट पे आता है, यानी कि जो बीच वाली प्लेट होती है स्पिंडल फाइबर्स का जो मिड पार्ट होता है उस पे आके ये अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज 1, homologous chromosomes each with two chromatids move to opposite poles। यानी कि अब कह रहे हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको पेयर दिखाया, उनमें से हर आपस में अलग हो जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम अलग हो जाता है और ये दूसरा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, यानी कि दो क्रोमेटिड्स होते हैं हर पेयर के पास और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। Each of the daughter cells now has at least one chromosome of the homologous pair। अब ये कह रहे हैं जो homologous pair था, ये देखें, ये एक, ये दो, ये पूरा homologous chromosome हो गया, homologous pair हो गया। कह रहे हैं कि हर जो daughter cell बनेगा, ये एक daughter cell, ये दूसरा daughter cell, इसके पास पूरा एक क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड्स के साथ और इसके पास भी पूरा एक क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड्स के साथ। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, telophase 1। The chromosomes come to rest at the poles. The chromosomes at each pole uncoil and elongate to form chromatin। इनकी वही बात आ गई कि जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हुई थी कि हर डॉटर सेल के पास पूरा एक क्रोमोसोम आ जाएगा और जब ये अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं तो वो इलोंगेट होते हैं ताकि क्रोमेटिन दोबारा से बन जाए और अनक्वाइल हो जाते हैं, यानी कि आपस में जो भी क्वाइल्ड हुए हुए होते हैं वो क्वाइल खत्म कर देते हैं एक दूसरे से।
A nuclear membrane is formed at each pole resulting in the formation of two daughter nuclei. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, यहाँ पर ये देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है पूरी और दो डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस टू, मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो मियोसिस टू है वो माइटोसिस की तरह ही होती है। मियोसिस वन में सारे स्टेप्स हुए टीलोफेज तक, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई और दो डॉटर न्यूक्लिया बन गए, यानी कि दो डॉटर सेल्स बन गए। पहला ये बन गया और दूसरा ये बन गया। उसके बाद प्रोफेज टू स्टार्ट होती है। प्राइमरी मीन फॉर सेपरेटिंग द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि मियोसिस टू में बेसिकली क्या होता है कि पूरा एक क्रोमोसोम हुआ होता है ना एक डॉटर सेल में। तो जब मियोसिस टू होती है उसमें ये कहते हैं कि एक क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम का है वो अलग से सेल में चला जाए और दूसरा क्रोमेटिड अलग सेल में चला जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्टेप्स क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आगे के पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। प्रोफेज टू में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो थिक होने लग जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है और जो है स्टार्टिंग होती है। फिर आती है मेटाफेज टू। मेटाफेज टू में क्या होता है कि जो मिड लाइन इक्वेटोरियल प्लेन होती है या मेटाफेज प्लेट होती है उस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद को अरेंज कर देते हैं, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के मिड पे खुद को आके अरेंज करने लग जाते हैं। उसके बाद एनाफेज टू में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से है बना हुआ। इसमें क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अलग हो जाती हैं और ये एक दूसरे से भी डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई होती है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जेनेटिक मटेरियल आपस में चेंज होता है इन दोनों के, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं एक क्रोमेटिड पूरा ब्लू है, दूसरा क्रोमेटिड पर्पल एंड ब्लू है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों एनाफेज के थ्रू अपोजिट पोल्स पे मूव करने लग जाते हैं। फिर आते हैं टीलोफेज टू में। टीलोफेज टू में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लग जाती है, कैरियोकाइनेसिस होती है कंप्लीट और दो डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं। यहाँ पर एक डॉटर न्यूक्लिया, यहाँ पर दूसरा डॉटर न्यूक्लिया, एक सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर एक डॉटर न्यूक्लिया और ये दूसरा डॉटर न्यूक्लिया। ऊपर हमने पढ़ा था कि मियोसिस वन के थ्रू एक फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है वन और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टू, तो यानी कि दो डॉटर सेल्स मियोसिस वन ने बना लिए थे। अब मियोसिस टू में उन दो डॉटर सेल्स में दोबारा से दो दो न्यूक्लिया बनेंगे। फिर दोबारा से इनके बीच में साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी और फिर यहाँ पर क्या बनेंगे, फोर सेल्स बनेंगे, वन टू इस सेल में से, वन टू दूसरे सेल में से। इस तरह से साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट होगी और फोर डॉटर न्यूक्लिया बन जाएंगे जिसका क्रोमोसोम नंबर होगा हाफ। The chromatids of each chromosome are no longer identical because of crossing over. Meiosis II has a karyokinesis, splitting of nucleus, and a cytokinesis, splitting of cytoplasm. वही मैंने आपको बात क्लियर कर चुकी हूँ कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी मियोसिस टू में, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर चार डॉटर न्यूक्लिया बनाएगा। Importance of meiosis necessary for formation of gametes in animals and spores in plants, यानी कि एनिमल्स में गैमेट्स बनाने में हेल्प करती है meiosis और प्लांट्स में स्पोर्स बनाने में हेल्प करती है। plays very important role in keeping chromosome number constant from generation to generation, यानी कि बहुत important किरदार अदा करती है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन तक कांस्टेंट रहे। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 ही रहता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें ये होता है कि मेल से स्पर्म आता है जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस के थ्रू। ठीक है, और जो फीमेल होती है उससे ओवम या एग आता है जिसका अगेन क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इनकी आपस में जब फ्यूजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल हो जाता है जितना 46 हो जाता है, यानी कि स्पर्म का 23 नंबर क्रोमोसोम्स होता है, एग या ओवम का भी 23 होता है। जब ये आपस में इनकी फ्यूजन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 यानी कि
एग्जैक्ट वही नंबर हो जाता है जो पेरेंट सेल का होता है। तो इस तरह से मियोसिस जो है वो जनरेशन से जनरेशन तक क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। प्रोवाइड्स अ चेंज फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हमने पढ़ा था प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी जिसकी वजह से होमोलोगस पेयर के बीच में जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा था। तो उस चेंजिंग की वजह से, उस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से न्यू जीन्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं वो अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। इससे हमें बहुत सारी वेराइटीज मिलती हैं ड्यू टू मियोसिस।